दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ी हलचल है। आप इस हलचल को महसूस भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। ज़ेलेंस्की, ट्रंप, फिर पुतिन, आपस में बातचीत होती है। मुलाकात कल ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की के यहाँ पर हुई। उससे पहले ट्रंप की पुतिन के साथ मुलाकात हुई। लेकिन यहाँ पर चाह क्या रहे हैं तीनों, आखिर हो क्या रहा है? कभी ट्रंप पुतिन से मुलाकात करते हैं, कभी फिर ज़ेलेंस्की से वो मुलाकात करते हैं, उनको अपने घर पर बुलाकर, अपने आवास पर बुलाकर। ट्रंप क्या चाह रहे हैं, ज़ेलेंस्की क्या चाहते हैं, पुतिन क्या चाहते हैं, और इसका क्या असर भारत पर पड़ेगा और भारत की क्या इंपॉर्टेंस है? ये तीन देश तो एक साथ हैं, लेकिन क्या भारत को, क्योंकि पुतिन बातचीत भी बार बार करते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो भारत की महत्ता इसमें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आज हम जानेंगे। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अंशु जोशी जी हैं, जो कि जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर हैं, और उनसे तमाम सवाल हम यहाँ पर जानेंगे। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, तीन अलग अलग देश, पुतिन, ट्रंप, ज़ेलेंस्की, अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष, सब चाहते क्या है आपस में? ये तीन सोच अलग अलग, लेकिन अब मेल खाती हुई थोड़ी थोड़ी दिख रही है, ऐसा क्यों? शिवानी जी, सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए और मेरे विचार अभिव्यक्त करने के लिए की अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम अभी वैश्विक राजनीति में एक बहुत उथल पुथल और हलचल भरा समय देख रहे हैं, जहां हर दिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और इन बदलती परिस्थितियों में हर नेता, हर देश ये चाह रहा है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से बचा करके और मेंटेन करके और आगे बढ़ सकता है। तो अभी हम जानते हैं कि विगत 3 वर्ष बीत गए, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जब इस बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने अपने इलेक्टोरल कैंपेन में इस बात को बार बार कहा था कि यदि वे अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो बनने के 1 महीने के अंदर, 2 महीनों के भीतर वो रशिया यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जो पूरा एक संघर्ष चल रहा है इजराइल हमास का, उसको भी अंत की ओर ले जाएंगे। लेकिन कई महीने बीत चुके, अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। तो अब हो ये रहा है कि ट्रंप का, यदि हम देखें कारण कि वो यहाँ मध्यस्थता की भूमिका क्यों निभाते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम ये देखें कि जो ये पूरा युद्ध है रशिया और यूक्रेन का, मैं कुछ इंट्रिंसिक पॉइंट्स आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहती हूँ। एक तो जो ये युद्ध हो रहा है, इसमें रशिया के सामने दरअसल यूक्रेन नहीं खड़ा है। यूक्रेन के पीछे कौन है? यूक्रेन के पीछे नाटो, और नाटो लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब ट्रंप ने जो ये मागा का एक नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद ही इस बात की घोषणाएं करवाई थी कि जो भी एड्स हैं या जो भी सहायता, वो अलग अलग यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज को भी उन्होंने सहायताएं देनी बंद कर दी। जो यूक्रेन को प्रोवाइड करा रहे हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, वो सारा वो बंद करेंगे, क्योंकि वो रीचैनलाइज करेंगे इस पैसे को मागा के ऊपर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए। क्योंकि वहां आंतरिक जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं है अमेरिका में। वहां इन्फ्लेशन की स्थिति है, वहां अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां के लोग खुश नहीं हैं। तो ट्रंप के सामने, और बहुत अच्छी जीडीपी ग्रोथ भी अभी अमेरिका की नहीं चल रही है, विशेषकर भारत की यदि हम तुलना में देखें, तो ट्रंप के सामने अपनी कुछ अंदरूनी चुनौतियां हैं। इसके अलावा उनको अपना एक वैश्विक सुपरस्टार का ताज भी बनाए रखना है, ये कुछ उनका नेचर है। कुछ जो चर्चाएं चल रही हैं कि उनको पीस नोबेल प्राइज भी चाहिए। फिर ये भी देखें कि नाटो में भी अब धीरे धीरे ना राजनीति होने लग गई है। नाटो में भी अलग अलग लॉबीज बन गई है। एक लॉबी ऐसी है जो ज़ेलेंस्की के साथ खड़ी है, जो चाहती है कि ज़ेलेंस्की की शर्तों पर युद्ध विराम होना चाहिए। एक ऐसी लॉबी है जो अभी भी ट्रंप का साथ दे रही है। एक वो लॉबी है जो पुराने यूएसएसआर से टूटे हुए जो देश थे डिसइंटीग्रेशन के बाद के, जिन्होंने नाटो ज्वाइन किया, ये पूर्वी यूरोपियाई देश हैं। तो इनको जब अब प्रेशराइज कर रहे हैं ट्रंप कि भाई आप अपने जीडीपी का रक्षा बजट को हिस्सा बढ़ाइए और मुझसे हथियार खरीदिए, मतलब अमेरिका से हथियार खरीदिए, तो वो ऐसा कर पाने में असक्षम है, तो वो भी परेशान है। तो नाटो की भी कुछ एक राजनीति चल रही है। तो ये इस पूरे लिहाज से अभी ट्रंप के सामने बहुत प्रेशर है। और कल देखिए जो ज़ेलेंस्की से ट्रंप ने बात की है, उसमें उन्होंने कहा कि हम किसी को सहायता नहीं करते हैं, हम तो थ्रू नाटो यूक्रेन को अपने हथियार बेच रहे हैं। कल तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है। तो अब जिस तरह का दबाव है, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ से हो, चाहे वो एक इंटरनेशनल थिएटर स्टेज पर हो, इकोनॉमिक प्रेशर हो, तो और अपने आप को प्रूव करने की उनकी इच्छा हो, तो वो अब कूदे हैं मैदान में कि मैं भाई इस युद्ध को अंत की ओर ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ आप देखिए पुतिन क्या चाह रहे हैं, क्योंकि पीछे 3 लेवल की वार्ताएं इस्तांबुल में डायरेक्टली हुई हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन और
हाँ रशिया के बीच में, लेकिन वो फेल हुई हैं। हाँ। क्यों फेल हुई हैं? क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि जो एरियाज, जो स्ट्रेटेजिक एरियाज उन्होंने यूक्रेन के कब्जा लिए हैं, विशेषकर डॉनबास का एरिया, ज़पोरिज़िया जैसा एरिया जहाँ न्यूक्लियर प्लांट है, और ये पूरे एरिया से एक लैंड कॉरिडोर क्रीमिया तक बन रहा है, क्रीमिया जिसको रशिया ने पहले ही एनेक्स कर लिया था, तो वो इन हिस्सों को लौटाना नहीं चाहते हैं। तो पुतिन की दो शर्तें हैं कि यूक्रेन और नाटो लिख करके दे कि यूक्रेन नाटो का मेंबर कभी नहीं बनेगा, और दूसरा जो हिस्से जीत लिए हैं डोनबास, वो हमारे पास, तो वो हमारे पास रहेंगे। डोनेस्क और लुगांस्क इसके जो ये मेन एरियाज हैं, तो ये पुतिन चाह रहे हैं। लेकिन अब देखिए, अब मैं आती हूँ जेलेंस्की पर। जेलेंस्की को एक तो वॉर हीरो बनना था, जो कि वो बन नहीं पाए हैं। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो अब जेलेंस्की विद द हेल्प ऑफ अदर यूरोपियन अलाइज ये कह रहे हैं कि जो ये हिस्से हैं, इनका 1 इंच भी हम रशिया को नहीं देंगे, क्योंकि ये भाई हमारी जमीन है यूक्रेन की, और यदि हमने आज ये रशिया को दे दी तो रशिया कल दूसरे हमारे हिस्सों पर कब्जा कर लेगा। और यूरोपीय देशों को भी चिंता है कि यदि जेलेंस्की ने ऐसा किया, भाई ऐसा मान लीजिए कि दे दी जमीन, और पुतिन वहां कब्जा करके बैठ गए, तो आगे यूरोप के जो दूसरे देश हैं उन पर भी ऐसा खतरा मंडरा सकता है। तो ये तीनों की स्थितियां हैं। अब मैंने आपको स्पष्ट किया ट्रम्प क्या चाह रहे हैं, पुतिन क्या चाह रहे हैं, और जेलेंस्की क्या चाह रहे हैं। बीच में अब जो ये पूरी स्थिति है वो फंसी हुई है युद्ध विराम की, क्योंकि वो एक मन मिल ही नहीं पा रहे हैं। मतभेद तो है ही, मनभेद भी है। पर डॉक्टर अंशु, कितना बड़ा बदलाव है, मतलब यूक्रेन और रूस लड़े आपस में, और अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी ये रही है कि रूस को दबाओ, रूस को प्रेशराइज करो, रूस को हराने की रही है। लेकिन अब इतना बड़ा फेरबदल कि ट्रम्प खुद ही गए, अलास्का में इतना बड़ा स्वागत उन्होंने पुतिन को दिया, बहुत फॉरेन पॉलिसी चेंज देखने को मिल रहा है इस वक्त अमेरिका के अंदर। ऐसा क्यों? मतलब एकदम से जो बाइडेन इस चीज नहीं समझ पाए क्योंकि अर्थव्यवस्था तो खराब हो रही थी, या ट्रम्प इस चीज को समझ पा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान हो रहा है, तो बेवकूफी कर दी थी हम लोगों ने? नहीं, ये तो बिल्कुल ट्रम्प का वैचारिक, यहाँ पर आप रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का एक वैचारिक मतभेद देख सकते हैं, और ये तो इलेक्टोरल कैंपेन्स में ही साफ कर दिया था ट्रम्प ने कि वो जितना ये जो एड्स हैं या जो ये पैसा है जो दूसरी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज को या यूक्रेन को दे रहे हैं, तो वो पैसा वो रीचैनलाइज करेंगे वापस अपने देश की जनता के लिए। और ट्रम्प कहीं ना कहीं इस बात को सेंस कर पा रहे हैं कि इस युद्ध में जितना लगा चुके, जितना दे चुके, अब जो स्थितियां बनी हुई हैं जिस तरह की, और जिस तरह से अमेरिका भारत को या चीन को या चीन और रशिया के पूरे अलायंस को हर दिन पावरफुल होते हुए देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि युद्ध का अंत करना अब जरूरी है। अब युद्ध का अंत कैसे होगा? अपार्ट फ्रॉम दीज टू प्लेयर्स, असल में तो नाटो और यूएस के दिए हुए इक्विपमेंट, पैसे, सहायता, इंटेलिजेंस से यूक्रेन अभी भी युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है। इसलिए अब ट्रम्प जो है एक यू टर्न ले रहे हैं। दूसरा, अलास्का में जो पुतिन से मिले हैं, उसके बाद ये बात तो सभी कह रहे हैं कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। कल जो जेलेंस्की से उन्होंने बात की है, उसमें आप देखिए कि जो पुतिन के स्वर रहे, वो पुतिन के स्वर कहते हुए नजर आए। जैसे उन्होंने यू टर्न ले लिया इस बात से कि पहले सीज फायर होना चाहिए। अभी तक क्या चिल्ला रहे थे कि सीज फायर होना चाहिए, कल उन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं, सीज फायर पे तो मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, इस युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान खोजकर इसको सॉल्व करना है। जबकि अभी तक ये बात हो रही थी कि सीज फायर हो, सीज फायर हो, सीज फायर हो। कल देखिए यहाँ से यू टर्न ले लिया ट्रम्प ने। अच्छा, वो पुतिन को भी कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी रीड बिटवीन द लाइन जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो ये हैं कि जो रशिया ने हिस्से यूक्रेन के जीत लिए, वो अब रशिया के ही पास रहेंगे, क्योंकि एक युद्ध में जीते हैं रशिया ने वो हिस्से। अब जेलेंस्की इसी बात से परेशान है। तो काफी सारी जो अभी वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं शिवानी जी, और आप देखिए पश्चिम एशिया में भी अमेरिका का एक पांव तो फंसी गया है। बीते दिनों ईरान पर जिस तरह से आक्रमण किया, फिर ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया, एक्सपेक्टेशंस ये थे कि ईरान चुपचाप बैठेगा, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। उसके पास जो रिसोर्सेस थे उसने अपने तरह से रिटेलिएट किया, अपने प्रॉक्सीज को एक्टिव किया, और यूएस का जो बेस कतर में है वहां पर भी अटैक किया ईरान ने। तो अब ट्रम्प को ये भी दिख रहा है कि दो जगह थिएटर्स खुले हुए हैं, दोनों जगह यूएस का स्टेक है, और दोनों जगह पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि वॉर की एक इकोनॉमी होती है, वॉर में पैसा लगता है। तो यही कारण है कि ट्रम्प अब चाह रहे हैं कि युद्ध अंत की ओर लेकर के जाएं। ये बात तो बिल्कुल सही कि वैसा चाह रहे हैं, लेकिन वो उस चाहने की क्या प्रक्रिया होगी और कैसे इसको अंजाम दिया जाएगा, बस यहीं पर आकर सारी बात फंस जा रही। क्योंकि मुझे लगता है कि न पुतिन को ट्रम्प पर विश्वास है, न जेलेंस्की को ट्रम्प पर विश्वास है, और मध्यस्थ एक ऐसा होना चाहिए देश या लीडर जिस पर दोनों ही पार्टीज को विश्वास हो। अच्छा, आपने जैसे अभी कहा कि वो वॉर हीरो बनना चाहते थे जेलेंस्की, हालांकि बन नहीं पाया वो। अब ज्यादा लग रहा है कि वो बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे उनके लोग मारे ही गए हैं। इसके अलावा अभी जो फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प थी, उन्होंने लेटर भी लिखा, कितने सारे बच्चे उसमें मारे गए। और डोनबास का जो क्षेत्र है वो पूरा रूस का कब्जा क्योंकि वहां पर हो चुका है। तो
ये एक तरीके से फेलियर ही तो है जेलेंस्की का। सवाल तो उन पे भी उठते हैं कि आपने इतनी सारी नेटो आपके पीछे है, अमेरिका आपके पीछे, फिर भी आप उस क्षेत्र पे कब्जा नहीं जमा पाए, जबकि वहां पे रूस की सेना आकर वो कब्जा करके चली गई। तो वो हिस्सा तो उसको जाना ही चाहिए, जीता हुआ तो कौन छोड़ना चाहेगा ना। युद्ध के नियमों के अनुसार यदि देखें, हाँ। और युद्ध चल रहा है, हाँ। न युद्ध विराम की ओर बढ़ा है, हाँ। न युद्ध का अंत हुआ है, हाँ। तो युद्ध में जो जीता हुआ क्षेत्र होता है वो विजेता के पास ही होता है। हाँ। और इसी एक नियम के अनुसार पुतिन इस बात को क्लेम कर रहे हैं, वो नियम के कि हिसाब से जीते हुए चल जो रहा है। हिस्से हैं वो हमें वो मेरे हैं। दे दो नहीं, हमने ले लिए हैं, हाँ। इस पे हमारी गवर्नेंस हाँ। है, अब ये हमारे हिस्से हैं, हाँ। हम तुम्हें वापस नहीं करेंगे। और जेलेंस्की विद द हेल्प ऑफ हिज अदर यूरोपियन अलाइज इस बात पर लगे हुए हैं कि भाई ये हिस्से अगर रशिया को दे दिए तो हमारे पास क्या बचेगा। यूक्रेन पूरी तरह से तबाह है शिवानी जी, और मैं वर्षों से इस बात को कहती आ रही हूँ, जब से युद्ध शुरू हुआ है, 3 वर्ष तो हो गए, कि जेलेंस्की को क्या आज तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट वो अपनी एक वॉर हीरो की छवि बना रहे हैं। उनका देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका, उसकी इकोनॉमी ध्वस्त है। मैंने लोग पलायन कर चुके हैं, पॉपुलेशन खत्म हो गई। महीनों पहले मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी, तो 800 बिलियन यूएसडी का, 900 बिलियन यूएसडी का खर्चा आ रहा है उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुनर्निर्माण करने के लिए। ये पैसा कौन देगा? और जेलेंस्की की जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल हुई है, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं बच्चों की हालत हुई, वहां के लोगों की हालत हुई, यूक्रेन की जिस प्रकार की दशा है, और किस कीमत पर, और यूक्रेन एक कठपुतली बन करके नाटो की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रशिया के सामने खड़ा रहा। तो ये अब जेलेंस्की को सोचने की बात है कि नाउ यही समय है, सही समय है कि अब डिसीजन लें और एक बैठ करके नेगोशिएट करके जिस तरह का एक हल निकले, तो इस युद्ध को अंत की ओर ले जाना चाहिए। पुतिन को इस टाइम ऐसा लग रहा होगा क्योंकि रेड कार्पेट बिछा उनके स्वागत के लिए, आधे घंटे अलास्का में ट्रंप ने उनका वेट किया और अपनी गाड़ी 20 में बैठाया। हालांकि उसके भी बहुत सारे मायने होंगे, मैं आपसे पूछूंगी वो ऐसा क्यों उन्होंने किया, अपनी गाड़ी छोड़ के उनकी गाड़ी में बैठे, या पहले से ये प्रोग्राम था। तो क्या पुतिन को ऐसा नहीं लग रहा कि मैं जीत रहा हूँ, देखो मुझे मनाने के लिए इतनी बड़ी महाशक्ति खुद आगे आ रही है, ऐसा क्या उनको लग रहा होगा इस वक्त? पुतिन भी एक अनप्रिडिक्टेबल नेता है, लेकिन उतने ही सटल नेता है। वो ट्रंप की तरह बात बेबात बयानबाजी नहीं बोलते। पुतिन वो राष्ट्रपति है रशिया के जिन्होंने क्लिंटन से लेकर के ट्रंप, बाइडेन और फिर ट्रंप को देखा है। इतने सारे अमेरिकन राष्ट्रपतियों के साथ उनका संवाद रहा है, बात विचार रहे हैं, सबको उन्होंने देखा है, सबकी नीतियां जानते हैं बहुत अच्छे से। पुतिन वो राष्ट्रपति हैं जिन पर पूरे नाटो का प्रेशर आया, जिन पर अमेरिका का प्रेशर आया, पर पुतिन आज तक झुके नहीं हैं, आज तक युद्ध में खड़े हुए हैं। एक वो भी समय था जब यूरोपियन यूनियन ने सीधे सीधे भारत जैसे देशों को चेतावनी दी थी कि हम रशिया से ऑयल एंड गैस खरीदना बंद करें। आपको याद होगा रायसीना संवाद में उर्सुला वॉन आई थी, यूरोपियन यूनियन की हेड, और उन्होंने हमारे माननीय विदेश मंत्री को इस बात को संवाद के दौरान कहा था, जिस पर हमारे माननीय विदेश मंत्री ने सीधे सीधे टिप्पणी की थी कि ये हमारा आंतरिक मामला है, हम अपने इंटरेस्ट्स को देखते हुए अपना डिसीजन लेंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। और तभी से जो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कंसेप्ट है, ये पूरे वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप देखिए कि इतने सैंक्शंस, तरह तरह के दबाव, डायरेक्ट दबाव, इनडायरेक्ट दबाव, सबके बावजूद पुतिन आज भी युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं। और न सिर्फ खड़े हुए हैं, यूक्रेन के ये बड़े महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, इस पर रशिया का कब्जा भी जम चुका है। तो पुतिन इतनी आसानी से पीछे नहीं जाने वाले। इसके अलावा उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा है, मतलब वो डगमगाई नहीं है ना। यहाँ पे नेटो की हालत खराब हो गई पैसा देते देते यूक्रेन को, अमेरिका समझ चुका है इस चीज को बहुत अच्छे से। नेटो के जो मेंबर देश हैं, चाहे जर्मनी हो या ब्रिटेन हो, ब्रिटेन में तो आप देखिए कि वहां पर सत्ता बदल गई बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रेपरकशंस जो ब्रिटेन को झेलने पड़े यूक्रेन की सहायता करने के लिए। वही हाल जर्मनी के हुए, वही हाल अब धीरे धीरे अमेरिका देख रहा है, उसका अनुभव कर रहा है। यही कारण है कि ट्रंप अब चाह रहे हैं कि भाई इस युद्ध में बहुत एग्जॉस्ट हो गए और युद्ध को अब खत्म करना चाहिए। और जेलेंस्की को भी आप देखिए तो कल बिल्कुल बदले हुए थे, बहुत फॉर्मल ड्रेस में आए वो। अपनी पत्नी का अमेरिका की प्रथम जो द फर्स्ट लेडी है, उनके नाम एक चिट्ठी लिखवा कर लेकर के आए और थैंक यू बोला उन्होंने कई बार ट्रंप को, क्योंकि पिछली बार इसी बात पे विवाद हो गया था कि आपने एक बार भी थैंक यू नहीं कहा, तो उन्होंने 4 बार 5 बार थैंक यू बोला। और ट्रंप भी कल थोड़ा सुलझे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अच्छा, उसका कारण क्या था? क्या क्योंकि इतने सारे वेस्टर्न कंट्रीज के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो उनके सामने थे, क्या ये कारण था? अगर अकेले जेलेंस्की होते तो हमने देखा है फरवरी में क्या हुआ था। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि सब एवरीबडी इज कमिंग टू द टर्म्स नाउ। जैसे मैंने कहा, ट्रंप पर भी एक दबाव है, जेलेंस्की पर भी अब एक दबाव है, और
पुतिन पर दबाव तो क्या कहूं, लेकिन युद्ध को अंत की ओर तो पुतिन भी ले जाना चाह रहे हैं। तो पुतिन और ट्रंप की अब बात हो गई, बिंदु स्पष्ट हो गए। हाँ। अब ट्रंप को लग रहा है कि जेलेंस्की भी इन बातों को माने, तब वो एक ट्राइलेटरल बातचीत की जाए। तो कल जो बात हुई है उसमें एक मैच्योर फेस तो दोनों ही लीडर्स का दिखा, और निश्चित तौर पर जो आपने बिंदु जोड़ा वहां पर दूसरे भी जो एक पूरा डेलीगेशन था, तो एक प्रेजेंस में उनकी इस तरह से कहा जाए कि एक अच्छी कूटनीतिक बातचीत हुई। लेकिन हाँ, ट्रंप ने कल जेलेंस्की को ये स्पष्ट कर दिया कि अब तक बाइडेन के समय जो सहायता करते चले आ रहे थे, बाइडेन को काफी भला बुरा भी कहा उन्होंने, वो अब अमेरिका यूक्रेन को नहीं दे पाएगा। तो अब मुझे लगता है कि जेलेंस्की को ये एक वार्निंग के रूप में लेना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सटल वे में कहा, लेकिन ट्रंप ने इस बात को कह दिया है। और ट्रंप ने ये भी कहा कि हम तो हथियार बेच रहे हैं, हम कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। तो ये अब यूक्रेन के समझने की बात है कि क्या अब आगे इस प्रकार की उसकी आर्थिक स्थिति बची है कि आगे और कर्जे पर कर्जा लेकर के इस युद्ध को लड़ पाएगा। दिस इज अनदर पॉइंट। अच्छा, पुतिन जैसे जेलेंस्की कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा गारंटी दे दी जाए, सिक्योरिटी गारंटी दे दी जाए। तो ये जो सिक्योरिटी गारंटी है वो अमेरिका से चाह रहे हैं खास तौर पर, इसके अलावा नेटो नेशंस भी उनको दे दें कि अगर वो उसमें नेटो में शामिल ना भी हो तो उनके पास उस सिक्योरिटी गारंटी रहेगी, कभी कुछ हुआ तो अमेरिका आ सकता है। इससे रूस को दिक्कत हो सकती है अगर अमेरिका ये सिक्योरिटी गारंटी अगर यूक्रेन को देता है तो। नहीं, कल ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जेलेंस्की जो सिक्योरिटी गारंटी मांग रहे हैं शिवानी जी, वो दरअसल आर्थिक मिलिट्री इंटेलिजेंस की दृष्टि से मदद है जो वो मांग रहे हैं नाटो और अमेरिका से। लेकिन कल ट्रंप ने साफ कर दिया कि अब इस प्रकार की सहायता की अपेक्षा जेलेंस्की किसी भी नाटो के सदस्य देश या अमेरिका से तो कम से कम ना करें। तो जो सिक्योरिटी गारंटी की मांग जेलेंस्की कर रहे हैं वो तो कल ही उन्हें स्पष्ट हो गया होगा कि वो उन्हें नहीं मिलने वाली है। तो अब आगे स्थितियां और सीज फायर की स्थिति अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हैं, जेलेंस्की अपनी शर्तों पर अड़े हैं। और यही मैंने कल इस बात को एक चर्चा में भी रखा था कि यहाँ पर क्यों ना भारत को ऑफिशियली ऐड किया जाना चाहिए एज वन ऑफ द मीडिएटर्स। अच्छा, इस पे मैं एक और सवाल आपसे करना चाहती थी। भारत, जैसा हम भारत का रोल भी अब यहाँ पे समझना चाहते हैं, मैं आपसे वो थ्योरी भी समझूंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी पुतिन से मिले या किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने हमेशा यही कहा युद्ध विकल्प है ही नहीं, आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल यही ट्रंप अब समझ रहे हैं शायद। मतलब मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बार बार इस बात को दोहराया तो अब शायद और भी देश इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन लेट समझा, ठीक है, अब भले ही विकल्प अब कुछ निकल आए। मुझे आशा है कि हमारे ऊपर इतने हेफ्टी टैरिफ्स लगाने के बाद और रशिया को उसका कारण बताने के बाद कि हम रशिया से ऑयल एंड गैस लेकर के रशिया की युद्ध में अपरोक्ष रूप से सहायता कर रहे हैं, ये कारण दिया था ट्रंप ने हम पर, जो अगले 25% टैरिफ लगाए तब हम पर और ब्राजील पर। ये बात दीगर है कि तुर्की पर और चाइना पर उन्होंने कोई टैरिफ नहीं बढ़ाए, जो कि हमसे भी ज्यादा ऑयल एंड गैस रशिया से ले रहे हैं। बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं ट्रंप के कहने और करने में। आपके प्रश्न पर आती हूँ, ट्रंप जब अलास्का में पुतिन से मिले होंगे शिवानी जी, तो ऐसा कयास मैं लगा रही हूँ कि उनको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि भारत रशिया के लिए क्या है। और इसके बाद जब पुतिन ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को फोन किया है, इसके बाद ट्रंप को और स्थितियां स्पष्ट हो गई होंगी। और ट्रंप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि भारत कहना कुछ करना कुछ वाली नीति में विश्वास नहीं रखता और दूसरों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए आपसी सहयोग के माध्यम से वैश्विक राजनीति में आगे बढ़ने की बात करता है। तो मुझे लगता है कि युद्ध का अंत तो चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। अलास्का में मीटिंग में जाने से पहले उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए थे कि यदि पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी तो रशिया को इसके रेपरकशंस भुगतने पड़ेंगे, उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था मैं मीटिंग के बीच में से उठ जाऊंगा यदि पुतिन ने मेरी बात नहीं सुनी तो। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मीटिंग के एंड पर मैं एक सीज फायर अनाउंस कर सकता हूँ या हम एक ट्रूस अनाउंस कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत को और हेफ्टी टैरिफ्स भुगतने पड़ सकते हैं यदि पुतिन ने मेरी बात नहीं मानी तो। पुतिन ने उनकी कोई बात नहीं मानी। उल्टा अब वो पुतिन की बोली बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे से ये बातचीत हुई, ट्रूस फिर भी अनाउंस नहीं हुआ और ट्रंप ने फिर भी इसे सक्सेसफुल बताया। तो मुझे लगता है कि ट्रंप को भी बहुत सारे कूटनीतिक बिंदु समझ में आ रहे हैं और मुझे लगता है भारत के परिप्रेक्ष्य में भी उनको और बातें अब धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो शायद 27 तक आते आते हो सकता है मन भी बदल जाए जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं। ऐसा हो सकता है कि अब उनको समझ में आ रहा हो कि वो भारत को, जैसे आप कह भी रही हैं कि भारत को इग्नोर करना बहुत भारी उनको भी पड़ सकता है, क्योंकि उनके यहाँ जो खुद उनके यहाँ जो पॉलिटिशियंस है वो भी इस बात को कह रहे हैं। बिल्कुल, वो पाकिस्तान को कितनी ही गलबहियां कर लें, मुनीर को कितना ही लंचेस और डिनर्स पर बुला लें, लेकिन ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन आखिरकार किस देश में मिला था। तो
ट्रम्प इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, उनके अपने कंपल्शन से डिप्लोमेटिक, उनको वहां पश्चिम एशिया में भी चीजों को बैलेंस करके रखना है, इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी बहुत ल्यूर करके रख रहे हैं। और ये भी चाह रहे हैं कि चाइना का प्रभाव पाकिस्तान से कम हो। हाँ। और ये भी है कि जियो स्ट्रेटेजिकली इस भूभाग में जो हमारा एशिया का हमारा वाला भूभाग है, यहाँ पर उनको एक बेस की भी आवश्यकता है। तो यही सब कारण है, उन्हें पता है भारत से उन्हें कोई बेस नहीं मिल सकती, तो इसीलिए अभी पाकिस्तान के साथ में ये तमाम गलबहियां करें, और पाकिस्तान को शायद अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है भारत के बलूचिस्तान को उन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो ये तमाम ये जो इतने जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो एक्शंस ले रहे हैं, उनके पीछे उनके अपना, मुझे लगता है वो एक बहुत ही मायोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को, डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं। तो उसमें ये हो रहा है, जो उनके पूर्व एनएसए हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने अभी लास्ट वीक ही स्टेटमेंट दिया है कि ट्रम्प जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके इन अनाउंसमेंट से, ये सब करने से भारत अमेरिका के संबंधों पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कई वर्ष पीछे चले गए संबंध, तो वहां से भी अब प्रतिरोध आ रहा है। जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, पुराने एनएसए, जैसे उनका स्टेटमेंट आया, पुराने जो दूसरे लीडर्स हैं, तो कहीं ना कहीं सबको समझ में आ रहा है कि भारत तो हमेशा से एक भरोसेमंद साथी की तरह अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था, तो अब रिलेशंस खराब करके अमेरिका को इससे मिलेगा क्या? तो मैं आशा करती हूँ कि ट्रम्प को इसकी जल्दी ही अनुभूति हो, समझ में आए उनको, और 27 के पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है। 20 ओके। डॉक्टर अंशु, एक और चीज मैं यहाँ जो जानना चाहूंगी, आपने जिक्र भी किया है इसका कि अब ट्रम्प को समझ में आ रहा होगा, जो पुतिन ने पीएम मोदी को फोन कॉल किया था, इसके क्या मायने हम निकालें अपने लिहाज से, कितना हमारे लिए फायदेमंद है? बड़ी बात तो है भाई, उनकी बातचीत हो रही, लेकिन वो हमें बता रहे हैं, क्या उसी बात को लेकर ही बातचीत यहाँ हुई होगी? ये अपने आप में ये भी एक कूटनीतिक अंदाज है, ये बताने का कि तुम जिन्हें सजा दे रहे हो या जिनके प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के खड़े हो गए हो, वो हमारे नेचुरल अलाई हैं। और न रशिया ने भारत का इतने वर्षों में कभी साथ छोड़ा। जब हमने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत की, तब भी रशिया हमारे साथ खड़ा रहा, और जब रशिया की प्रतिकूल परिस्थितियां बनी, तब हम रशिया के साथ खड़े रहे। तो एक बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिखे पढ़े, भारत और रशिया के जो संबंध है ना शिवानी जी, वो इन सब शब्दों के, कूटनीति के परे मुझे नजर आते हैं। तो पुतिन ने जो ये फोन कॉल किया है ना, इसका बहुत स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस है। वो ये उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि भारत हमारे लिए क्या है, बिल्कुल। और यहीं से ये चीज समझ में आती है कि यदि भारत को शामिल किया जाए चर्चा में आगे, तो फिर शायद अनुकूल परिस्थितियां सीज फायर की दिशा में बनती हुई नजर आ सकती है। तो अब जैसा ज़ेलेंस्की भी तैयार है, पुतिन भी तैयार है कि वो आपसी बातचीत अब कर सकते हैं, दोनों एक स्टेज पर आकर, और ट्रम्प भी उसमें बेशक शामिल होंगे, वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो के सारे नेशंस उसमें होंगे ही होंगे। आपको क्या लगता है, अब जिस देश में बातचीत हो, एक तो मॉस्को इनवाइट किया उन्होंने, रशिया में बातचीत होने वाली है, तो अब जो तीसरी बातचीत होगी, क्या रशिया में ही होगी? हाँ, ये इनवाइट ट्रम्प ने स्वीकार कर लिया है, थर्ड कंट्री, और ट्रम्प कह रहे हैं कि अब जो वार्तालाप होगा उसमें ज़ेलेंस्की को भी शामिल किया जाएगा। तो अब मॉस्को में मुझे लगता है बातचीत होगी, और यहाँ से देखते हैं, बात फिर वहीं अटकी हुई है कि जीते हुए जो ज़ेलेंस्की मानेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है, उनको कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देना चाहता है, इसके अलावा वो नेटो में भी शामिल नहीं हो सकते, उनके सामने हर कोई कंडीशन लगा देता है, उसमें भी शायद कुछ शर्तें हैं, तभी आप नेटो में शामिल हो सकते हैं, कुछ देशों की कंडीशंस होती हैं। तो क्या लगता है अब उसके पास क्या विकल्प है? मुझे लग रहा है यूक्रेन के पास कोई विकल्प बचा नहीं, वो करे तो क्या करे? ज़ेलेंस्की, तो क्या इसी दबाव में आकर वो सीज़फायर करवा देंगे? ऐसा भी हो सकता है? नहीं, किसी दबाव में, इस प्रकार के दबाव में ज़ेलेंस्की मुझे आते हुए नहीं दिखाई पड़ते, वरना अब तक सीज़फायर हो गया होता। ज़ेलेंस्की भी अभी, और ज़ेलेंस्की नहीं, ज़ेलेंस्की के पीछे यूरोप के जो दूसरे देश हैं, वो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अड़े हुए हैं कि जो कब्जाए हुए क्षेत्र है, देखिए पुतिन के लिए वो जीता हुआ क्षेत्र है, यूरोपियन देशों की दृष्टि से, यूक्रेन की दृष्टि से वो कब्जाया हुआ क्षेत्र है। दोनों अपनी अपनी दृष्टि से डॉनबास को देख रहे हैं, और वहीं से वो जब जिस दिन सॉल्व हो जाएगा, और जिस दिन नाटो और यूएस ये अनाउंस कर देंगे कि अब हम यूक्रेन को किसी प्रकार की कोई सहायता आगे नहीं पहुंचाएंगे, अगर ये दो बिंदु पूरे हो जाते हैं शिवानी जी, एंड यू कैन कीप एन आई ऑन द डेवलपमेंट्स, तो मुझे ये लगता है कि इसके बाद फिर युद्ध समाप्ति की ओर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, और कम से कम ट्रूस तो अनाउंस हो ही जाए। तो बहुत सारे सवालों का जवाब हमें यहाँ पर मिल गया। ट्रम्प, ज़ेलेंस्की और इसके बाद पुतिन, आप तीनों एक साथ मुलाकात करेंगे एक नए शहर में, हो सकता है वो मॉस्को ही अगला पड़ाव यहाँ पर हो, और वहां से उम्मीद है कि अब जब तीनों मिले, एक साथ मिले, तो कुछ बात यहाँ पर बनकर निकल आए। लेकिन देखिए, भारत की भूमिका हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि कितनी अहम है इस मीटिंग में। पुतिन खुद कॉल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारी डिटेल्स यहाँ पर बताते हैं, तो भारत को तो इग्नोर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और उम्मीद यही है कि जो इतने सालों से, 3.5 साल से युद्ध चल रहा था रूस यूक्रेन का, अब यहाँ पर थम जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशु, आप आए, अपना वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद शिवानी जी, नमस्कार।